हेलो। हेलो बाबू, हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम लोगों ने कल स्ट्रक्चर वाइज समझा था और जिसके पॉइंट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। हमारा हेडिंग है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब मतलब नलिका, और इसका एक और नाम हम बोले थे क्या बाबू? अंडवाहिनी, या इसी को कोई कोई बुक में ओभी डक्ट लिखता है इस तरह से, ओभी डक्ट, ओभी डक्ट। हम लोग फिगर में लास्ट में कल देख चुके थे, आज हम लोग सीधे पॉइंट की डिस्कशन करेंगे। देखिए फैलोपियन ट्यूब जो है अंडवाहिनी नाम से ही यह क्लियर है कि यह अंडाणु को लेकर के जाने वाली वाहिनी है। हम लोग कल देखे थे कि इसकी नीचे जो है इस तरह से यही हमारा था अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के पास जो है अंडाशय जुड़ा हुआ था एक जोड़ा। यही अंगुली नुमा संरचना को हम लोग बोले थे झालर की फिमरी। एक कीपक था, एम्पुला था, और जहां पे गर्भाशय से जुड़ रहा था उसको बोल रहे थे स्थमस। यहीं पे निषेचन होता है, इसकी हम लोग डिस्कशन कल कर लिए थे, हम लोग आज लिखेंगे। यह एक जोड़ी एक जोड़ी संकुचनशील संकुचनशील नलिका है। संकुचनशील मतलब बाबू कॉन्ट्रैक्टाइल। देखिए संकुचनशील इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि मादा का अंडाणु चलनशील नहीं है, तो संकुचन द्वारा जो है इस पे जो है पाया जाता है, संकुचनशील होता है अंडवाहिनी, और इसमें सीलिया पाया जाता है जो अंडाणु को आगे की ओर अग्रसित करता है। तो एक जो संकुचनशील नलिका है, नलिका है जिसमें क्या बाबू? शीलिया, शीलिया पाई जाती है जो अचलनशील, नहीं चलने वाला, नॉन मोटाइल। अचलनशील मतलब कि नॉन मोटाइल, अचलनशील अंडाणु को निषेचन के लिए अग्रसरित करता है। मतलब क्या है? यह एक जोड़ी संकुचनशील नलिका है जिसमें सीलिया पाई जाती है जो अचलनशील अंडाणु को निषेचन के लिए क्या करता है? अग्रसरित करता है, आगे बढ़ाता है ना बाबू। इसकी लंबाई
10 से 15 या किसी किसी बुक में 10 से 12 सेंटीमीटर, तो हम ले लेते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्लियर है, इसमें तो कुछ समझना है नहीं। इसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब आगे की पॉइंट हम लोग डिस्कस करें। इसके 3 मुख्य भाग हैं। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग बाबू जो है हुआ है इनफंडिबुलम, जिसको हम लोग बोलते हैं कीपक। इनफंडिब्यूलम कीपक। हम लोग कल देख रहे थे, बता रहे थे कि कीप के समान संरचना था, और उसकी अंगुली पर जो आगे जो था क्या था, यह अंगुली नुमा संरचना को झालर बोले थे। जो झालर ही अंडाणु को जो है वह क्या करता था, पकड़ता था। यह अंडवाहिनी का अंतिम सिरा है। नाम से ही क्लियर है यह कैसा होता है, कीप के आकार का। यह कीप नुमा मतलब कीप जैसा, कीप के आकार का। जिस कीप को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फनेल, मतलब फनेल शेप्ड। यह कीप नुमा फनेल शेप्ड संरचना होता है। यह फनेल शेप्ड कीप नुमा, तेल ढारने वाला जो कीप होता है, तेल को ट्रांसफर करने वाला, उस समान रचना है। कीप नुमा जो है शेप होता है इसका। और इसके अंतिम किनारों पर क्या था, अंगुली नुमा संरचना। इसके बाहरी किनारों पर उंगली नुमा, उंगली नुमा मतलब फिंगर लाइक, अंगुली नुमा मतलब फिंगर लाइक संरचना होता है, जिसे क्या बोल रहे थे बाबू, झालर। जिसे झालर फिम्बरी कहते हैं। झालर क्या कर रहा है, झालर अंडोत्सर्ग मतलब कि ओव्यूलेशन, अंडाणु का उत्सर्जन। झालर अंडोत्सर्ग के पश्चात ओस्टियम, किसके द्वारा बाबू, ओस्टियम द्वारा अंडाणु को पकड़ता है। मतलब कि झालर अंडोत्सर्ग मतलब ओव्यूलेशन, मासिक
चक्र के 14वें दिन जो है अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग मतलब अंडाणु का उत्सर्जन होता है। तो झालर क्या करता है, अंडोत्सर्ग के पश्चात ऑस्टियम द्वारा, किसके द्वारा बाबू, ऑस्टियम, ऑस्टियम या ऑस्टियम, ऑस्टियम, इसके द्वारा क्या करता है, अंडाणु को कैच करता है, पकड़ता है। क्लियर। तो इसका 3 भाग था। पहला था कीपक, यह अंडवाहिनी का क्या है, अंतिम सिरा है। यह कीपनुमा संरचना होता है। इसके बाहरी किनारों पर कैसा है, उंगलूनुमा संरचना है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं झालर। और झालर ही अंडोत्सर्ग के पश्चात जो है अंडाणु को क्या करता है, कैच करता है। क्लियर। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, पहला पार्ट था इसका कीपक, दूसरा पार्ट था एम्पुला, एम्पुला, एम्पुला। हम लोग देख रहे थे, यही झालर था। और जहां से चौड़ा हुआ था, इस वाले भाग को हम क्या बोले थे बाबू, एम्पुला बोले थे। और जहां पे गर्भाशय से जुड़ा था, उसको हम लोग बोले थे क्या, स्थमस। तो यही 3 भाग था इसका, कीपक, एम्पुला और स्थमस। जिसमें कीपक हम लोगों ने देखा, अभी एम्पुला देखेंगे, फिर स्थमस। और इसी कीपक में अंगुली नुमा संरचना झालर था। एज इट क्लियर। ओके। यह अंडवाहिनी का मध्य जो यहीं पे क्या होता है, चौड़ी होती है। यह आगे बढ़कर स्थमस द्वारा किससे जुड़ा होता है, गर्भाशय से जुड़ा होता है। गर्भाशय से जुड़ा होता है। ये हो गया एम्पुला। यह अंडवाहिनी का क्या है, मध्य भाग है, जो चौड़ी होती है और आगे बढ़कर के स्थमस द्वारा क्या है, गर्भाशय से जुड़ा होता है। और तीसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, स्थमस, स्थमस। यह क्या है, अंडवाहिनी का अंतिम सिरा है, जो किससे जुड़ा होता है, गर्भाशय से जुड़ा होता है दोनों तरफ। यह अंडवाहिनी का अंतिम भाग है, जो गर्भाशय में क्या करती है, मिलती है या खुलती है, ओपन होती है जाकर। यह हो गया बाबू एम्पुला, जो चौड़ा हुआ भाग, नैरोअर ब्रॉडर भाग जो था वो था। आगे बढ़कर स्थमस द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है। स्थमस क्या है, यह अन्नवाहिनी का अंतिम भाग है, जो किससे जुड़ा होता है, गर्भाशय में खुलता है या जुड़ा होता है। जल्दी से इसका भी हम लोग आप स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद हम लोग जो है फैलोपियन ट्यूब का कार्य देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले ले आप जल्दी से।
हेडिंग लगाएंगे अंडवाहिनी के कार्य। फंक्शन ऑफ व्हाट? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी के कार्य, तो फैलोपियन ट्यूब भी इसी को बोलते हैं। इन्हीं कंफ्यूजन में पहले ही हेडिंग लगवाए हैं। तो फैलोपियन ट्यूब का कार्य या अंडवाहिनी ओविडक्ट का कार्य, यह मादा जनन तंत्र में मुख्य भाग है, जिसमें क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। मतलब इसको क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी को हम लोग बोलते हैं साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। ये साइट है किसका? फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि निषेचन यही होता है। तो यह हमारा जनन तंत्र में मुख्य भाग है, जिसमें क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। इसमें क्या निषेचन होकर क्या होगा? जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? युग्मनज। जाइगोट का निर्माण होता है। देखिए, फैलोपियन नलिका अंडवाहिनी में तो निषेचन होता ही है, लेकिन अगर इसमें भी बात किया जाए तो कहां होता है? यह वाला भाग जो था, जो गर्भाशय से जुड़ा था, उसको स्थमस बोल रहे थे, इसको एम्पुला बोल रहे थे। तो इसके और इसके बीच में, मतलब स्थमस और एम्पुला के बीच में ही मेन लिया तो पूरा अंडवाहिनी है। निषेचन तो यहाँ हो ही रहा है। तो अंडवाहिनी में भी कहा? एम्पुला स्थमस के बीच में। तो इसको हम लोग नोट करके लिख लेंगे जल्दी से। अंडवाहिनी, या क्या बोल रहे हैं बार बार? फैलोपियन नलिका के एम्पुला एवं स्थमस के बीच में निषेचन की क्रिया होती है। मतलब फर्टिलाइजेशन ऑकर्स बिटवीन जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड स्थमस। मतलब अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका के एम्पुला एवं स्थमस के बीच में ही क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन ऑकर्स in the junction or in between ampulla and stomach of fallopian tube। तो आप इस नोट को भी लिख करके इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। नो डाउट अंडवाहिनी में भी ही हो रहा है निषेचन, लेकिन अंडवाहिनी में भी अगर डिटेल बात करें तो कहा? एम्पुला और स्थमस के बीच में, द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड स्थमस। तो जल्दी से आप इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, अभी तक हम लोगों ने देखा अंडाशय के बारे में। अंडाशय मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है ना। उसके बाद एक जोड़ा था, गर्भाशय के दोनों तरफ था। फिर हम लोग अंडवाहिनी देखे। अंडवाहिनी 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका थी। 3 पार्ट था, कीपक, एम्पुला, स्थमस। इसका कार्य हम लोग देखे। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक गर्भाशय यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे। अगला हेडिंग लगाएंगे गर्भाशय।
यूटेरस, क्या लगाएंगे? गर्भाशय यूटेरस लगाएंगे। चलिए अब देखेंगे यही वाला जो भाग था, यही वाला जो भाग है, यह वाला भाग जो है, जो नाशपाती के समान दिखाई देता है, यही हमारा गर्भाशय है। ये क्या है? यूटेरस है, गर्भाशय है। अब यह गर्भाशय जो है, यूटेरस जो है, यह गर्भाशय उल्टे नाशपाती के समान, मतलब कि पियर से नाशपाती के समान होता है। इसी में जो यहां से अंडाशय जो था, अंडाशय मासिक चक्र के 14वें दिन जो बनाया अंडाणु, उसको यह झालर पकड़ करके यहां पहुंचा दिया। कहां? एम्पुला स्टमस के बीच में। यहाँ जाइगोट बना, जाइगोट बन करके फिर ये आगे चल करके इसी यूटेरस के इनर वाल में जाकर के अंतरोपित होगा, आगे की प्रक्रिया होगी। तो यूटेरस गर्भाशय क्या है? एक थैलीनुमा संरचना है, एक स्पेस है, जिसमें जो है बच्चे का पूर्ण विकास होता है। प्रसव काल का 9 मंथ बच्चे का पूर्ण रूप से विकास इसी यूटेरस में होता है, इसलिए इसको बच्चेदानी या हिस्टेरा भी हम लोग बोलते हैं। मतलब यूटेरस को बच्चेदानी भी, उम्ब भी बोलते हैं और हिस्टेरा भी बोलते हैं। तो यह पूरा का पूरा जो है नाशपाती के समान जो है, इसकी लंबाई बाबू होती है लगभग 7.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। इसकी विड्थ जो होती है वह 5 सेंटीमीटर है, और इसकी थिकनेस जो है, इसकी थिकनेस जो है लगभग 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। तो यह इसका मेजरमेंट है, लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, इसका विड्थ चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और थिकनेस 3 सेंटीमीटर इसका होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग फिगर में ड्रॉ भी किए थे, इस गर्भाशय का बाहरी भाग जो है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम बोलते हैं हम लोग। परिगर्भाशय जो पतली झिल्ली का बना होता है, और इसका मध्य भाग को हम लोग बोलते हैं बाबू मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। यह मोटा होता है और मस्कुलर होता है। यही मायोमेट्रियम जब फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका पेट जब आगे की ओर निकलता है, तो यही मायोमेट्रियम मोटा मस्कुलर है, जिसमें बाहर निकलने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और सबसे बाहरी को बोल रहे हैं पेरीमेट्रियम परिगर्भाशय, मध्य वाले को बोल रहे हैं मायोमेट्रियम, और इसका आंतरिक स्तर को आपको पहले चैप्टर से बहुत बार पढ़ा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम हम लोग बोलते हैं। यही एंडोमेट्रियम हर मंथ में जो है टूट करके योनि मार्ग से वेजाइना के थ्रू जो है रक्त के रूप में बहता है, फ्लो करता है मासिक चक्र के रूप में। तो यही एंडोमेट्रियम जो आंतरिक वाल है, किसका है? गर्भाशय का। गर्भाशय का दो मुख्य भाग है बाबू। ऊपर वाला मुख्य भाग जो है मुख्य बॉडी कहलाता है, और गर्भाशय का निचला हिस्सा जो है यह गर्दन बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, जिससे जुड़ा होता है योनि, जन्मनाल जिसको बोलते हैं, योनि जुड़ा होता है। तो यही जो है गर्भाशय के बारे में मेन हमारा सब पॉइंट सब है। इसी को हम लोग 1 बाय 1 जो है लिखते पढ़ते चलेंगे। चलिए गर्भाशय बाबू मलाशय और मूत्राशय के बीच में जो है श्रोणी गुहा पेल्विक रीजन में पाया जाता है। तो सबसे पहले इसका स्थिति गर्भाशय, गर्भाशय मूत्राशय एवं
मलाशय के बीच कहा बाबू? श्रोणी प्रवेश या गुहा में, मतलब कि पेल्विक रीजन में। पाया जाता है। पहला बात क्या? गर्भाशय, मूत्राशय एवं मलाशय के बीच में कहा पाया जाता है? श्रोणी गुहा में, पेल्विक रीजन में पाया जाता है, मूत्राशय और मलाशय के बीच में। गर्भाशय को ही क्या बोलते हैं? इसको बच्चेदानी, उम्ब या हिस्टेरा भी कहते हैं। क्लियर? इसको बच्चेदानी या हिस्टेरा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, यह कैसा बाबू? बता रहे थे कि उल्टे नाशपाती के आकार का दिखाई देता है। तो अगला पॉइंट, यह उल्टे नाशपाती। उल्टे नाशपाती का मतलब क्या हो गया बाबू? इन्वर्टेड मतलब उल्टा, नाशपाती मतलब होता है पियर शेप्ड। यह उल्टे नाशपाती के समान कैसा है बाबू? थैलानुमा, पाउच लाइक है, थैली नुमा संरचना होती है। यह क्या है? यह मांसल एवं संकुचनशील भी है। तब तो बच्चा जो है कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू नीचे की ओर जा पाता है। मांसल एवं संकुचनशील अंग है। तो जल्दी से पॉइंट को कलेक्ट करें। गर्भाशय, मूत्राशय, मलाशय के बीच में श्रोणी गुहा में पाया जाता है। इसको बच्चेदानी या हिस्टेरा भी कहते हैं। यह उल्टे नाशपाती जो है, यह उल्टे नाशपाती, यह उल्टे नाशपाती इन्वर्टेड पियर से, पियर नाशपाती उसके के समान थैलीनुमा संरचना होती है। मांसल एवं संकुचनशील है। मांसल है, मस्कुलर है और संकुचनशील है। तब तो बच्चा जो है जब लास्ट में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण जब वो रिलीज होता है तो बच्चा जो है नीचे की ओर खिसकता है। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से। अगला पॉइंट, इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, सब लगभग में है बाबू। चौड़ाई विड्थ लगभग 5 सेंटीमीटर एवं मोटाई थिकनेस 3 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? इसकी लंबाई कितनी? 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है गर्भाशय की। यह 3
विशेष प्रकार के परत से बना होता है। जिसमें बाबू इसके बाहरी पतली त्वचा को क्या बोलते हैं बाबू? परिगर्भाशय। परिगर्भाशय, पेरीमेट्रियम। पेरीमीटर आप पढ़ते होंगे कुछ भी, मान लीजिए ये पेरीमीटर होता है तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? यह घेरा ही पेरीमीटर होता है, आउटर बाउंड्री। जैसे आप तार लगाना, घास लगाना, तो यह जो होता है बाउंड्री को ही हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। 2πr आप जानते होंगे, मैथ में पढ़े होंगे बचपन में। और इसके बीच के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल निकलता है। और इसके घेरा को, सर्कल को बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर, परिमिति। उसी तरह से गर्भाशय का बाहरी जो है भाग को हम लोग परिगर्भाशय, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कहते हैं। क्लियर? इसके मध्य परत को क्या बोल रहे थे बाबू? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कहते हैं, जो मोटी एवं पेरिटोनियम त्वचा का बना होता है। मध्य परत को क्या बोल रहे हैं? मायोमेट्रियम, जो मोटी एवं पेरिटोनियम त्वचा का बना होता है। और एक्स्ट्रा पॉइंट इससे क्या किया, जो है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है। और यही मोटा त्वचा जो है, पेट जब बाहर की ओर प्रेगनेंसी के समय मादा का होता है, तो यही त्वचा जो है बाहर की ओर जो है फैलने में, बाहर की ओर पेट को निकलने में, उस त्वचा को जो है यही बीच वाला मध्य परत ही मदद करता है। और गर्भाशय के आंतरिक परत को बहुत बार हम लोग बात किए हैं बाबू, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो क्या है? पतली एवं झिल्ली युक्त, पतली एवं झिल्ली युक्त, पतली एवं झिल्ली युक्त संरचना। तो इसकी लंबाई देख रहे थे गर्भाशय का 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, मोटाई 3 सेंटीमीटर था। इस 3 विशेष प्रकार के परत से बना होता है गर्भाशय। बाहरी पतली त्वचा को परिगर्भाशय, पेरीमेट्रियम कहते हैं। इसके मध्य परत को मायोमेट्रियम, जो मोटी एवं पेरिटोनियम त्वचा का बना होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और इसका आंतरिक जो है परत को एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो पतली एवं झिल्ली युक्त संरचना होता है। और यही एंडोमेट्रियम झिल्ली
हर मंथ में मादा का जो है जो साइक्लिक चेंज होता है, तो यही परत टूट करके एंडोमेट्रियम क्या है, ब्लड के रूप में जो है योनि मार्ग द्वारा जो है बाहर निकलता है रक्त के रूप में। तो यह आंतरिक परत है। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले। चलिए और थोड़ा कुछ पॉइंट गर्भाशय के मुख्य दो भाग हैं। इसके ऊपरी फूली हुई भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉडी बोलते हैं। बॉडी या इसको काया बोलते हैं, काया कहते हैं। कहते हैं जिसमें क्या होता है, शिशु का पूर्ण रूप से क्या होता है, विकास होता है। आगे हम लोग देखेंगे और विशेष पॉइंट जो रहेगा सो इसके पतले या संकीर्ण, इसके संकीर्ण मतलब कि नैरो, इसके संकीर्ण निचले भाग को ग्रीवा या क्या बोलते हैं, सर्विक्स। सर्विक्स कहते हैं। मतलब कि ऊपरी फूली भाग को बॉडी बोल रहे हैं गर्भाशय का, जिस जो है शिशु का पूर्ण रूप से विकास इसी में होता है। और निचले भाग को बोल रहे हैं, संकीर्ण निचले भाग को ग्रीवा या सर्विक्स बोलते हैं। और जब प्रसव का टाइम पूरा होता है तो बच्चा खिसक कर इसी सर्विक्स से होते हुए जन्मनाल योनि द्वारा जो है बाहर निकलता है। आगे सर्विक्स किसमें, योनि में खुलती है या योनि के साथ मिलकर क्या बनाता है बाबू, जन्म नाल बनाता है, बर्थ कैनाल बनाता है। बर्थ कैनाल, जन्म नाल का निर्माण करता। क्लियर। सर्विक्स योनि के साथ मिलकर जन्म नाल का निर्माण करता है। तो गर्भाशय का दो मुख्य भाग था, ऊपरी फूल भाग को, फूली हुई भाग को हम लोग बॉडी या काय बोलते हैं, जिसमें शिशु का विकास होगा। आगे आप पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में किस प्रकार गर्भाशय का अपरा बनेगा, बच्चा नाभि द्वारा जुड़ेगा और मां 9 मंथ जो भी खाएगी वह नाभि द्वारा अपरा जो है सप्लाई करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई, पोषक तत्व की सप्लाई, और साथ साथ में बच्चे का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है CO2 है, उसको आप नाभि द्वारा अपरा द्वारा ही माता के शरीर में पुनः चला आता है। तो यह आगे पढ़ेंगे डिटेल। अभी फिलहाल गर्भाशय का हम लोग इतना देख रहे हैं। इस गर्भाशय का निचला जो है, इसके संकीर्ण निचले भाग को क्या बोल रहे हैं, ग्रीवा या सर्विक्स बोल रहे हैं। सर्विक्स योनि के साथ मिलकर क्या बनाता है बाबू, जन्मनाल। मतलब कि जो गर्भाशय में बच्चे का विकास होगा वह जो है
बच्चा जब समय पूरा होता है तो योनि के द्वारा ही जन्म नाल के थ्रू जो है बच्चे का जन्म होता है। और अगर एक लाइन का अगर इसका कार्य भी हम लोग इसी में लिख लेते हैं साथ में, गर्भाशय का मुख्य कार्य, गर्भाशय का मुख्य कार्य शिशु के विकास के लिए खाली स्थान प्रदान करना है। इसका पूर्ण जो है मुख्य कार्य क्या है? गर्भाशय का मुख्य कार्य जो है शिशु के विकास के लिए क्या है? खाली स्थान जो है प्रदान करना, मतलब एक स्पेस है जिसमें बच्चे का निर्माण होता है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से। कितने बच्चे लाइव अभी हैं, थोड़ा देखा जाए इसकी भी कंडीशन। सेवेंटी 71 बॉयज बच्चे जो हैं अभी वॉच कर रहे हैं वीडियो को। चलिए, हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक जो है योनि के बारे में पढ़ेंगे, वेजाइना के बारे में पढ़ेंगे। योनि, वेजाइना। देखिए, योनि जो है इस प्रकार जो गर्भाशय आया था और आकर के इस तरह से योनि मार्ग था, एक नलिका था। योनि या मादा का क्या है? बाह्य जननेंद्रियां हैं योनि, वेजाइना। और यह 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, संकुचनशील नलिका है। और इसका कार्य क्या है बाबू? शुक्राणु को ग्रहण करना। और दूसरा कार्य है बच्चे का जन्म भी इसी योनि मार्ग द्वारा होता है। तो योनि जो है विशेष हम लोग जो है कल के वीडियो में हम लोग मादा बाह्य जननेंद्रियां का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हम लोग लघु भगोष्ठ, बृहत भगोष्ठ, वेस्टिब्यूल, क्लाइटोरिस सभी को हम लोग डिटेल में कल के वीडियो में हम लोग मादा बाह्य जननेंद्रियां में देखेंगे। अभी योनि के बारे में जो पॉइंट है उसको देखेंगे और डिटेल हम लोग कल जो बाद बाह्य जननेंद्रियां में देखेंगे हम लोग इस तरह से कि कहाँ पे योनि जो है। और योनि जो है नॉर्मली योनि एक पतली झिल्ली से घिरी होती है। वह पतली झिल्ली को बोलते हैं हम लोग क्या? हाइमेन। योनि छद या हाइमेन बोलते हैं। योनि क्या है? 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका है जिसके ऊपरी भाग पर क्या है? मूत्राशय है और नीचे भाग पर क्या है? मलाशय है। कितनी लंबी? 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। प्रायः यह जो है हाइमेन से घिरा होता है। और जब फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो यह हाइमेन कुछ रक्त के साथ क्या होता है? टूट जाता है, हाइमेन ब्रेक हो जाता है। तो खैर हम लोग उस बात को डिस्कस करते हैं। फिर आपको इसके बाद जो है इंग्लिश का भी क्लास है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हीं से रिलेटेड हम लोग करेंगे। कल विशेष हम लोग फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हम लोग विशेष हम लोग सारी टॉपिक को कवर करेंगे। तो यह क्या है? यह 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका है
जो कहा या जिसके आगे क्या है, मूत्राशय है एवं पीछे मलाशय है। यह 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका है जिसके आगे मूत्राशय और पीछे क्या है, मलाशय है। यह मादा का क्या है, बाह्य जननेंद्रिय है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या जेनाइटेलिया या इसको जेनाइटल ऑर्गन बोलते हैं। मादा का बाह्य जननेंद्रिय है और इस योनि का मुख्य कार्य क्या है, शुक्राणु को ग्रहण करना और बच्चे का जो है निर्माण के लिए जन्मनाल का निर्माण करता है। योनि 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 या योनि मार्ग बोल सकते हैं आप। योनि मार्ग पतली झिल्लीदार त्वचा से घिरी होती है। योनि मार्ग पतली झिल्लीदार त्वचा से घिरी होती है जिसे क्या कहते हैं बाबू, हम लोग हाइमेन कहते हैं। हाइमेन या इसको हम लोग बोलते हैं योनि छद। अब योनि छद जो है, हाइमेन में एक छोटी सी छिद्र होती है जिसके द्वारा जो है रक्त का, मासिक चक्र का रक्त जो है स्त्रावित होते रहता है। लेकिन जब फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो योनि छद या हाइमेन ब्रेकडाउन हो जाता है, जो रक्त के साथ जो है, दर्द के साथ इसमें रक्त का स्त्राव होता है। तो सामान्यतः हाइमेन में छोटी छिद्र मतलब स्मॉल पोर होता है जिसके द्वारा मासिक चक्र का रक्त स्त्राव होता है। तो सामान्यतः हाइमेन में क्या होता है, छोटी छिद्र होती है जिसके द्वारा मासिक चक्र का रक्त स्त्राव होता है ना। तो हाइमेन में छोटा सा छिद्र होता है, लेकिन जब फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो यही हाइमेन जो है रप्चर हो जाता है और ब्लड के साथ जो है दर्द का एहसास होता है और हल्की मात्रा में रक्त का स्त्राव होता है। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो आपका टाइम भी होने वाला है, 7 बजे से आपका एज यूजुअल शेड्यूल में आप जानते हैं इंग्लिश है आपका क्लास अभी। तो आज हम लोग इसको यहीं तक अभी रखेंगे। इसके बाद जो है
कल जो है हम लोग फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे, किस तरह का संरचना होता है, कौन कौन से अंग होते हैं, किसका क्या कार्य है, तो डिटेल हम लोग कल जो है इसके आगे जो है देखेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सभी विषयों का जो है अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कीजिए। हम लोग का प्रयास होता है कि आपको बेहतर कंटेंट मिले, बेहतर आपको जो है गाइडलाइन मिले, मार्गदर्शन मिले, जिसमें आपका ओवरऑल अच्छा से डेवलपमेंट हो सके, आपका कैरियर बाधित ना हो। आज के लिए इतना ही। अब आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर हो। That's it for today from my side. We will start our next topic tomorrow, that is female external genitalia. Okay, thanks for watching video.